धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन शायद मोदी जमाने में भाजपा सपोर्टर के लिए सबसे बुरे दिन थे। लेकिन जब किसी के साथ सबसे बुरे कुछ हो जाते हैं, उसके सबसे अच्छी चीज यही है कि उससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता है। अभी जो होता है बस अच्छे ही होता है और शायद भाजपा के साथ भी ऐसे ही होने वाला है। और उस अच्छे सबसे अच्छे के चीज का जो दो पुरस्कार है वो शायद अगले साल भाजपा को मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश और पंजाब चुनाव में भाजपा का जीतना लगभग तैयार हो गया है। अभी की स्थिति देख के आपको लगेगा कि ये कैसे बात हो गया, अभी तो भाजपा को बैकफुट में लग रहा है। लेकिन जो ऐसे साथ चौंकाने वाला रीजन सामने आ रहा है उसको अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आप भी ये मान लोगे कि हाँ, आज से एक साल बाद सिचुएशन चेंज हो जाएगा और ये भाजपा के लिए अच्छा ही होने वाला है। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं हूँ आपका मित्र शुद्धशील घोष। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले जो सीजेपी वाला प्रोटेस्ट हुआ वो लेके देश में पूरा हलचल मच गया और पहले बार मोदी गवर्नमेंट के ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट हुआ कि उनका सेंट्रल मिनिस्ट्री से एक मंत्री को फाइनली इस्तीफा देना पड़ा और ये लेके ऑपोजिशन बहुत ही चार्ज्ड अप है। लेकिन उससे भी ज़्यादा दुखी लग रहा है भाजपा सपोर्टर को। लेकिन सच में क्या इतना दुखी होने का कोई कारण है? हाँ, ये जो हुआ ये वेक अप कॉल था, लेकिन इसमें भाजपा का पूरा संगठन और नरेंद्र मोदी का मिनिस्ट्री जैसे रिएक्शन कर रहा है और इसका जिसका जितना प्रोएक्टिव मेजर ले रहा है वो देख के एक चीज लग रहा है कि ये जो हुआ ये भाजपा के लिए आखिर में अच्छे ही हो गया। क्यों ये सारी चीज बोल रहा है, मैं एक एक करके 7 रीजन आपके सामने रख रहा हूं। पहले जो रीजन है, देखिए, ये जो आंदोलन हुआ था ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन था वो प्रधानमंत्री बनने के बाद। लेकिन इससे भी बड़े मुश्किलें नरेंद्र मोदी जब सीएम थे तब उनको झेलने के बाद वो पीएम बने थे। तो ये इसके मतलब नरेंद्र मोदी झुक गए थे लेकिन नरेंद्र मोदी टूटा नहीं। लेकिन ये सारे सिचुएशन होने के बाद भी इनका जो फायदा ये ऑपोजिशन को नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो चीज हुआ उसके लेकर ऑपोजिशन में अभी मतभेद चालू हो गया। पहली बात करते हैं सोनम वांगचुक और ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है। जब भी धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन कंफर्म हो गया तो ये जो सीजेपी का मेंबर है वो 7 स्टार होटल में जाके पार्टी साटी दारू वारू सब कुछ चालू कर देता है और उसके उनके पार्टी के अंदर ही ये लेके मतभेद शुरू हो जाता है। ये सवाल उठाया जाता है जब बहुत सारे लोग अभी भी यहाँ पर कानूनी कार्रवाई में फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोगों को खाने नहीं मिल रहा है और सबसे बड़ी बात है जिनको सही दिखा के इतने सारे प्रोटेस्ट हुआ उसका असम्मान हो रहा है, तब ये लोग कैसे इतना पार्टी कर सकते हैं। और इनका जो आंदोलन था, इनका जो मेन फेस था सोनम वांगचुक, उसको थैंक यू तक नहीं बोला कॉकरोच जनता पार्टी। वो लेके सोनम वांगचुक गुस्सा हो गया है। वो अकेले गांधी घाट में गए और वहां से जो बयान दिया तो वहां पर इन लोगों के अंदर जो मतभेद है वो प्रकट हो जाता है। ऊपर से ये जो आंदोलन हुआ इसमें ऑपोजिशन में किसका खीर खाने का मौका है ये लेके अभी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी में मतभेद शुरू हो गया है। कांग्रेस चाहता है कि ये जो आंदोलन था और इसका जो सक्सेस था उसका पूरा श्रेय राहुल गांधी को जाए और ये अगर सच में हो जाता है तो आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस वहां पर लोअर शरीक बनने के बदले में वो चाहता है कि वो भी बराबर के शरीक बन जाए और वो अगर होता है तो अखिलेश यादव के लिए मुश्किल बना देते हैं। ऊपर से ये जो आंदोलन था इसका पूरा मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल और उनका आम आदमी पार्टी था, ऐसे बहुत सारे लोग मानते हैं। ये सारी चीज उसने किया था पंजाब बचाने के लिए और अगर ये श्रेय सच में अरविंद केजरीवाल को दिया जाता है तो पंजाब में कांग्रेस का जो वापसी आने का चांस था वो खत्म हो जाता है। वो मौका क्या राहुल गांधी गवा देंगे? और ऊपर से आम आदमी पार्टी ये पंजाब छोड़ के यूपी पे भी लेके जाने का कोशिश कर रहा है। संजय सिंह ये लेके ऑलरेडी बहुत सारे यहाँ पर रैली कर चुका है क्योंकि वो सपना देख रहा है कि वो यूपी का सीएम बनेंगे। तो इसके मतलब ये इतना बड़ा आंदोलन हुआ जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को बैकफुट में लाना था। उस आंदोलन के सक्सेस के बाद अभी ये आंदोलन का श्रेय किसको जाएगा ये लेके अपोजिशन बिखरते हुए दिख रहा है। तो इसके मतलब इसका जो डेंटिंग गवर्नमेंट में होना चाहिए था अल्टीमेटली वो अपोजिशन में हो गया। तो ये तो आखिर में बीजेपी के लिए फायदेमंद ही हो रहा है।
दूसरी बात, एक चीज देख लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान वो बस सेंट्रल मिनिस्टर नहीं थे। बीजेपी का जो कोर स्ट्रेटेजिक टीम है, जो ऐसे सारे राज्यों में फाइट करता है जहां पर भाजपा का झंडा उठाने के लिए भी लोग नहीं मिलता था, वहां पर भी सक्सेस लाने के लिए इनका मास्टरमाइंड को यूज किया जाता था। अभी धर्मेंद्र प्रधान जी मिनिस्टर नहीं है, तो उसके मतलब संगठन में उनको पूरे तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। ऑलरेडी आपको मालूम है धर्मेंद्र प्रधान जी को पंजाब का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, और वहां पर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलते ही उन्होंने आम आदमी पार्टी को तोड़फोड़ करना चालू कर दिया। कांग्रेस भी वहां पर बिखर रहे हैं, और वहां पर धीरे धीरे भाजपा का ग्रिप आगे बढ़ रहा है। अभी मिनिस्ट्री जाने के बाद संगठन ही धर्मेंद्र प्रधान का एकमात्र जगह है, और वहां पर जिस स्टेट का उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा वो स्टेट बेसिकली धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए डू और डाई सिचुएशन हो जाएगा। अगर मिनिस्ट्री जाने के बाद वो स्टेट वो हार जाते हैं तो उनका भाजपा के भविष्य बहुत ही खतरे में आ जाता है। तो इसके लिए यहां पर धर्मेंद्र प्रधान जी पंजाब के लिए जी जान लगा देंगे, और सच में अगर ऐसे होता है तो पंजाब ऐसे स्टेट हो जाएगा जहां पर भाजपा अकेले के दम में पहले बार सरकार बना लेंगे, जैसे बंगाल में किया था। आपको मालूम है बंगाल में भी धर्मेंद्र प्रधान का एक टीम काम कर रहा था, और बंगाल का एक बड़ा सा पार्ट उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था, और जहां पर धर्मेंद्र प्रधान जी का सक्सेस रेट बहुत ही हाई है। तो इसके मतलब धर्मेंद्र प्रधान को कर्नर करने के बदले में उनका जो पावर है, जो संगठनिक क्षमता है, उनको अभी फुल यूटिलाइजेशन करने का मौका भाजपा को दिया गया है, और वो अगर दिया जाता है तो वो ऑपोजिशन के लिए कभी भी अच्छे नहीं हो सकता है। वो जो अच्छे होगा वो भाजपा के लिए ही होने वाला है। अब इस आंदोलन के बाद एक चीज तैयार हो गया है कि ये आंदोलन को सक्सेस मिलने के बाद ऑपोजिशन ऑल आउट जाने वाला है, और उनका मेन टारगेट रहेगा यूपी, क्योंकि हमेशा बोला जाता है कि दिल्ली का जो ट्रेंड है वो लखनऊ होके ही जाता है। मतलब यूपी जिसके हाथ में होता है, सेंट्रल में पावर मिलने के चांसेस उसका ज़्यादा होता है। हालांकि 2024 में हमने देखा कि ऑपोजिशन अच्छे किया यूपी में, फिर भी सेंट्रल में गवर्नमेंट मोदी ने ही फॉर्म कर दिया। लेकिन इस बार अगर गलती से यूपी हार जाते हैं तो ये सवाल उठाएगा ऑपोजिशन कि मोदी और योगी, जो भाजपा का हिंदुत्व का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय है, उनका मैजिक खत्म हो गया है। और भाजपा को भी ये समझ में आ रहा है कि यूपी हार जाते हैं तो वहां पर लगातार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2 बार सरकार बने हैं, ये बात काम नहीं करेगा। लोगों के मन में भी ये सवाल उठ जाएगा कि सच में भाजपा का मैजिक खत्म हो गया, और इसके लिए यूपी जीतने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं पड़े रहते हैं। और ये अगर सच में हो जाता है तो यूपी के लिए स्ट्रेटेजी वैसे ही बनाया जाएगा। ऑलरेडी बहुत सारे चीज सामने आ रहा है, हमारा टीम जो सर्वे कर रहा है वहां पर क्लियर एज भाजपा के लिए आ रहा है। राम मंदिर का चोरी लेकर और ये जो जेएनजी का आंदोलन हुआ वो लेके थोड़ा वोट बैंक का डेंट दिख रहा है, लेकिन वो भाजपा का जीत के पीछे जो वोट शेयरिंग चाहिए उससे बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसके मतलब यूपी में हैट्रिक करने के लिए भाजपा अभी ऑल आउट जाएंगे, ऑपोजिशन को थोड़ा सा भी मौका नहीं देंगे। लेकिन उससे भी बड़ा रीजन जो सामने आ रहा है वो है बीजेपी और आरएसएस का तालमेल। देखिए 2024 में भाजपा ने नारा लगाया था अब की बार 400 पार, और वहां पर भाजपा को ऐसे लग रहा था कि सच में वो 400 पार कर देंगे। लेकिन उसी वक्त तब का भाजपा का जो सर्वभारतीय सभापति है जेपी नड्डा जी, उन्होंने एक बड़े बयान दे दिया था कि भाजपा इतना बड़ा हो गया कि उनको और किसी का हेल्प नहीं चाहिए। और इस बयान से जो स्वयं सेवक है वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं, और हम देखते हैं वो लोग हाथ थमा के बैठे रहते हैं, और इसके कारण भाजपा को 400 के जगह में 240 में ही रुकना पड़ता है। लेकिन उसके बाद आरएसएस के साथ तालमेल बहुत अच्छे हुआ, और जिसके अच्छे रिजल्ट हमने हरियाणा में देखा, महाराष्ट्र में देखा, दिल्ली में देखा, बिहार में देखा और बंगाल में भी देखा। लेकिन ये जो सिचुएशन हो गया है वहाँ पर हम देखते हैं कि आरएसएस का जितना भी शाखा संगठन है वो बहुत ही मजबूती के साथ इस गवर्नमेंट के सपोर्ट में रास्ते में उतरते हैं। तो उसके मतलब ये स्वयं सेवक को भी अभी मालूम पड़ गया है कि हिंदुत्व राजनीति करना है,
सनातनी के साथ चलना है तो भाजपा ही ओनली ऑप्शन है। और इस सिचुएशन में अगर थोड़ा सा भी ढील देता है तो ऑपोजिशन को मौका मिलेगा, और ऑपोजिशन को एक बार मौका मिल जाएगा, वो कैसे भी सत्ता में वापस आ जाएंगे। तो ये जो सनातनी का राजनीति है, जो हिंदुत्व के बचाव के बात करते हैं, वहां पर बड़े सवाल उठ जाएगा। तो आरएसएस और बीजेपी अगर तालमेल रख के चलते हैं, एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखते हैं और जितना भी उनके अंदरूनी समस्या था उसका समाधान कर लेता है, तो दुनिया का कोई भी क्षमता नहीं है जो इस ताकत को हरा सकते हैं। और यही इस आंदोलन का सबसे अच्छे आउटपुट है, ये बहुत सारे लोग मानने को चालू कर दिया है। और एक अच्छी चीज है, ये जेएनजी आंदोलन के बाद सरकार को भी मालूम पड़ गया कि ये आंदोलन पहले और आखिरी आंदोलन नहीं था, आगे ऐसे और भी आंदोलन होने वाला है। जैसे देख लीजिए, ये आंदोलन खत्म होते ना होते ही E20 पार्टी करके एक नए अप्रोच आ गया है, जहां पर इथेनॉल को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, तो उस कंट्रोवर्सी को आगे बढ़ा के नितिन गडकरी का रेजिग्नेशन को लेकर ये प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो इसके मतलब ये बस शुरुआत था। धर्मेंद्र प्रधान जी है, अभी टारगेट पे नितिन गडकरी जी है, उसके बाद शायद पीयूष गोयल जी होंगे, उसके बाद शायद अश्विनी वैष्णव जी होंगे, और अल्टीमेट टारगेट नरेंद्र मोदी और अमित शाह रहेंगे। 2029 के पहले ऐसे बहुत सारी चीज आने वाला है। और भाजपा का कैबिनेट में बहुत सारे मिनिस्टर, वो इतने दिनों से मिनिस्ट्री चला रहे हैं, तो कुछ कुछ जगह में सवाल उठना चालू हो गया है। तो ये बहुत दिन से आलोचना चल रहा था कि मिनिस्ट्री में रिसफल होगा, लेकिन बहुत सारे कारण के लिए ये नहीं हो रहा था। तो अभी लग रहा है कि ये जो मानसून सत्र है वो खत्म होने से बाद ही यहाँ पर बड़ा रिसफल देखने को मिलेगा। और जो अपोजिशन मुद्दा उठा रहे थे, जो इतने सारे कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का कोशिश कर रहे थे, शायद उनके हाथ से वो मौका छीना जाएगा। ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगा। और दूसरे एक बात भी देख लीजिए, ये जेएनजी आंदोलन के साथ साथ किसान आंदोलन भी चालू हो गया है। बहुत सारे किसान फिर से दिल्ली बॉर्डर में आ रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी के लिए ये जेएनजी आंदोलन के बाद ही सबसे दिक्कत की बात होता था। तो ये किसान को अभी हैंडल करना बहुत ज़रूरी है, और वो चीज़ हमको देखने को भी मिल रहा है। अभी फिलहाल मध्य प्रदेश में किसानों के लिए बहुत बड़े फायदे का एक ऐलान किया है वहाँ का मुख्यमंत्री ने। तो ये तो बस शुरुआत है। ये आप सोच सकते हो एक टेस्ट केस है, वो अगर सक्सेसफुल होता है और मध्य प्रदेश में जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल आ जाता है, तो ये वाला फॉर्मूला सारे बीजेपी रूल्ड स्टेट में चालू होने वाला है, स्पेशली जहां पर वोट आने वाला है। और ये अगर होता है तो उत्तर प्रदेश और पंजाब में बहुत अच्छे फायदे यहां पर भाजपा को मिलने वाला है, क्योंकि दोनों स्टेट में ही किसानों के बहुत अच्छी भागीदारी है। तो ये जो सिचुएशन आ रहा है, प्रॉब्लम जो है, अभी गवर्नमेंट या पार्टी यहां पर रिएक्टिव मोड में काम नहीं करेगा, प्रोएक्टिव मोड में काम करेगा। मतलब घटना घटने के बाद यहां पर कुछ एक्शन ऐसे नहीं देखने को मिलेगा। क्या हो सकता है उसका पूरा इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेके पहले से ही उसका प्रॉपर मेजर किया जाएगा, सो दैट ये आंदोलन आगे ही नहीं आ पाए, और आएगा भी तो जो आंदोलन है वो इतना एक्सट्रीम लेवल में नहीं जा सकता है। ये अगर कंट्रोल हो जाता है अभी से, तो 2026 से 2029 3 साल बहुत ही अहम होने वाला है, और 2029 के पहले ऑपोजिशन के हाथ में कोई मुद्दा भी नहीं रहेंगे। और एक चीज देख लीजिए, यहां पर एक सवाल हमेशा आप सोशल मीडिया में देखोगे, एक ही सवाल उठता है, नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट के बाद कौन बनेगा प्रधानमंत्री। कुछ लोग बोलते हैं अमित शाह जी, कुछ लोग बोलते हैं योगी आदित्यनाथ जी, कुछ लोग दूसरे नाम भी सामने लाते हैं, लेकिन इनका मकसद एक ही है। यह अपोजिशन का चाल है, जहां पर जो यूनाइटेड हिंदू वोट बैंक भाजपा के साथ खड़े हैं, वहां पर स्प्लिट पॉलिटिक्स करना। ये अमित शाह को पसंद करता है तो योगी जी को नहीं पसंद करेंगे, ये योगी जी के सपोर्टर है तो शायद अमित शाह के साथ नहीं जाएंगे। और अगर ऐसे कुछ नामे सामने लाके ये स्प्लिट पॉलिटिक्स करता है, थोड़ा सा भी वोट बैंक के डेंट करते हैं, तो बहुत सारे सीटों का रिजल्ट इधर से उधर हो सकता है। लेकिन ये धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के बाद ये भाजपा के सामने ये छवि हो गया स्पष्ट कि अगर आप बात जो बोलते हो वही इंप्लीमेंट करते हो, तभी आपका सरकार बचेगा, तभी आपका वोट बैंक बचेगा। वो एक ही नारा आपको दिमाग में रखना होगा, बांटोगे तो काटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे।
ये बस सपोर्टर के लिए नहीं है, ये नेताओं के लिए भी है। और बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि 2024 के चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में खराब प्रदर्शन रहे, वहां पर स्वयंसेवक मैदान में नहीं उतरे, वो तो एक कारण था, लेकिन उससे भी बड़ा कारण था शायद अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ जी के बीच मतभेद, स्पेशली कैंडिडेट को लेकर, कैसे स्ट्रेटेजी में इलेक्शन लड़ा जाएगा वो सब लेकर, और उसके कारण ही इतना खराब प्रदर्शन रहा। लेकिन अभी अमित शाह जी बोल दीजिए, योगी आदित्यनाथ जी बोल दीजिए, नरेंद्र मोदी जी बोल दीजिए, या पूरा भाजपा परिवार बोल दीजिए, सबके सामने ये छवि स्पष्ट हो गया है कि अगर यूनाइटेड बीजेपी मैदान में उतरेंगे तभी ये सक्सेस आ सकता है, और अगर नहीं करेंगे, वहां पर बिखरे हुए छवि देखेंगे, तो उनका जो फायदा है वो ऑपोजिशन उठाने का कोशिश करेंगे। और ऑपोजिशन इतने दिन सत्ता से बाहर है, उनको बस एक छोटा सा मौका का जरूरत है भाजपा का ये जो राज चल रहा है वो खत्म करने के लिए, और इसलिए वो नीति आदर्श किसी के भी अभी परवाह नहीं कर रहे हैं। उनको बस यूनिटी चाहिए, वोट बैंक का कैसे भी करके 1:1 फाइट कर ले और भाजपा को सत्ता से हटा दे। इसलिए आप देख लीजिए, सपा और बसपा जैसे पार्टी एक दूसरे का हाथ थाम रहे हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे का हाथ थाम रहे हैं, और ये तो छोड़ दीजिए, ममता बनर्जी और लेफ्ट वालों भी एक साथ आने का ऐसे मौका क्रिएट हो रहा है। तो इसके मतलब भाजपा को हराने के लिए ये लोग कुछ भी एक्सट्रीम लेवल में जा सकते हैं। तो जहां पर दो पार्टी जिनके एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ते थे वो एक छाते के नीचे आ सकते हैं, वहां पर यूनाइटेड बीजेपी की छवि लाना इतना मुश्किल नहीं है। जहां पर मोहन भागवत जी का आशीर्वाद है और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, वहां पर ये तो असंभव कभी भी नहीं लगता है। और ये अगर सच में हो जाता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम का सल्यूशन वहां से ही निकल के आते हैं। और नंबर 7 रीजन जो सबसे इंपॉर्टेंट लगता है, देखिए 2024 में चुनाव में जो झटका भाजपा को लगा था, उसके बाद भाजपा थोड़ा हाई अलर्ट में आ गया। इसलिए हरियाणा जैसे हारे हुए मैच, वहां पर भी भाजपा अच्छा प्रदर्शन करते हैं। महाराष्ट्र जहां पर लोकसभा में बहुत बड़ा झटका लगा था, वहां पर विधानसभा चुनाव आते हैं तो अपोजिशन को मिट्टी में मिला देते हैं। दिल्ली जहां पर अरविंद केजरीवाल ने लगभग किला बना लिया था, वहां पर भी नरेंद्र मोदी जमाने में पहले बार असंभव को संभव करते हुए भाजपा ने गवर्नमेंट फॉर्म कर लेता है। और उसके बाद बंगाल जैसे स्टेट आते हैं। तो आपका खराब प्रदर्शन के बाद आप एक से बढ़कर एक मैच ऐसे आसानी से जीतते हो, तो आपके अंदर एक रिलैक्सेशन आ जाता है। आपके अंदर एक ऐसी चीज काम करता है कि हमको कोई ऑपोजिशन रुक नहीं सकता है, और वहां पर आप थोड़ा लूज दे देते हो। और अगर ऐसे लूज दे देते हो तो तमिलनाडु जैसे सिचुएशन हो जाएगा। इस बार डीएमके के जाना लगभग तैयार था, लेकिन वहां पर आने का चांसेस था भाजपा और एआईएडीएम का, लेकिन वहां पर इतना शायद कंसंट्रेशन के साथ लड़ा नहीं गया, और इसलिए क्या हुआ, टीवी के बीच से आके वहां पर पावर लेके चले गए। तो ये जो सिचुएशन था, शायद ये जो आने वाला यूपी और पंजाब चुनाव है वहां पर इंपैक्ट दिखा सकते थे। लेकिन अभी ये जेएनजी आंदोलन और धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के बाद गवर्नमेंट जहां पर बैकफुट में दिख रहा है, तो वहां पर फिर से भाजपा हाई अलर्ट मूड में आ जाता है। पिछले चुनाव में क्या हुआ है, हमने कैसे रिकवरी किया है, वो माइंड में नहीं रखता है। हमको आगे भी जीतना है, नहीं तो 2029 का जो चुनाव है, जो रोड मैप है, वो कठिन होते हुए दिख रहा है। तो इतने सारे अगर वेकअप कॉल हो जाता है और इतने सारे चीज एक साथ होता है, और जहां पर अल्टीमेट आउटकम ये होता है कि पूरा भाजपा परिवार अभी हाई अलर्ट में है, पूरा भाजपा परिवार अभी यूनाइटेड है, और पूरा भाजपा परिवार अभी से 2029 के जो चुनाव है उसको एकदम दिमाग में बिठा लेता है, तो उसके अल्टीमेट रिजल्ट यही तो होता है कि चुनाव शुरू होने से बहुत पहले ही गेम सेट और मैच भाजपा के लिए तैयार हो जाता है। तो ये सब अगर अच्छे होता है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और इसीलिए मैंने ये प्रतिवेदन चालू किया ये बोल के, जो बुरा हो गया वो सबसे बुरा था, और उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। अभी जो होगा वो अच्छा ही होगा, और वो सबसे अच्छा रिजल्ट शायद यूपी में हैट्रिक और पंजाब में पहली बार अकेले के दम में सरकार बनाने के बाद ही भाजपा वालों सपोर्टर को मिलेगा। क्या बोलते हो आप ये सब लेके? अगर कुछ बोलना है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता है बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।